वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? एक इंजेक्शन है जिसका नाम है जोजेंगमा, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ये इंजेक्शन बहुत बार न्यूज में रहता है, एक बार फिर से न्यूज में। इंजेक्शन न्यूज में क्यों रहता है इसका रीजन बता देता हूं। एक इंजेक्शन जो है 16 करोड़ रुपए का है। एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का है तब जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। इस पे अगर गवर्नमेंट टैक्स ऐड कर दे, एक इंजेक्शन है 19 करोड़ रुपीस का। अब न्यूज में क्यों रहता है, रीजन सुन लो। ये इंजेक्शन क्या बोलता है? आइदर यूज मी और योर चाइल्ड विल डाई। या तो 17 करोड़ का 18 करोड़ का इंजेक्शन लगवाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। सबके बच्चे के लिए नहीं है, जिनकी एक डिजीज होती है। तो आज के सेशन में हम कई सारी बातें करने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज दिस डिजीज। नंबर 2, इस डिजीज का इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है। नंबर 3, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक डिस्कशन आता है कि एक कंपनी ने रिसर्च में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट किए। उसने रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया, और उस पेटेंट से पैसे कमाने के लिए जो कंपनी है वो इंजेक्शन को सेल आउट कर रही है कितने रुपए में? 16 करोड़ रुपीस में। अब एक तरफ आ जाता है पेटेंट लॉ, एक तरफ आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और दूसरी तरफ आ जाता है ह्यूमैनिटी। और फिर इसी डिस्कशन में तीसरी चीज सोचनी है कि इंडिया जैसी कंट्री, जहां पे अमीर से अमीर आदमी को भी अगर ये बोल दो कि आपके बच्चे को कितने रुपए का इंजेक्शन लगेगा, 16 करोड़ रुपए का, क्या वो अफोर्ड कर लेगा क्या? मुश्किल से इंडिया की पॉपुलेशन का 0.5% लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा। और इतनी बड़ी कंट्री है तो उस कंट्री में कितने बच्चों को यह बीमारी होगी, और अगर ये बीमारी है तो फिर इस पे हमारे पास रास्ता क्या है। सो दैट्स व्हाई टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्राउड फंडिंग ऑल्सो। और क्राउड फंडिंग का पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और नेगेटिव साइड भी देखेंगे। क्राउड फंडिंग क्या होता है? जब बहुत सारी जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पहले तो मैं न्यूज बता देता हूं किस कंटेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं। राइट नाउ दिस इज न्यूज अबाउट हिसार इन हरियाणा। हिसार सबको पता है। इन हिसार देयर इज अ बॉय एंड नेम ऑफ बॉय इज, आई डोंट नो क्या नाम था बच्चे का, कुछ है नाम बच्चे का, ठीक है। और इस बच्चे के फादर पुलिस में है, पुलिस कांस्टेबल हैं। इस बच्चे को ये डिजीज हुई है। डिजीज की बात अभी हम करेंगे। डिजीज को बोलते हैं SMA। अभी डिजीज पे पूरी बात करेंगे। अब इस बच्चे को डिजीज हुई है और फादर ने ऑनलाइन आके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आके बोला है वी नीड मनी। और कितना पैसा चाहिए? 16 करोड़ रुपीस। अब 16 करोड़ रुपीस लेने के लिए जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो हो सकता है कोई 100 रुपए दे दे, कोई 10 रुपए दे दे, कोई 1 रुपया दे दे, कोई 2 रुपया दे दे। इसको बोलते हैं कौन सी फंडिंग? क्राउड फंडिंग। अब एक कंट्री जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करना इज नॉट अ बिग डील। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। देयर वाज अ बॉय नेम्ड हृदयांश। हृदयांश हृदयांश के फादर भी पुलिस में, और हृदयांश की क्राउड फंडिंग में मैं भी था। मेरे को याद है 2-3 साल पहले की बात है। तो उस टाइम हृदयांश की प्रॉब्लम भी कौन सी थी? SMA। और हृदयांश के फादर पुलिस ऑफिसर हैं, कोटा या झालावाड़ में कहीं पे पोस्टेड है। मतलब दैट टाइम ही वाज पोस्टेड इन कोटा और झालावाड़। हृदयांश को मैंने खुद गोदी में लिया हुआ है। हृदयांश 2 साल से कम का था उस टाइम, और उसका ट्रीटमेंट बिफोर ऑनसेट ऑफ 24th मंथ शुरू होना था। तो इसके लिए हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी हमने बात करी थी, QR कोड्स भी लगाए थे, और बच्चों ने दिया भी था खूब। कोई ने 100 रुपए दे दिए। एक बच्ची थी, उसने कहा मैं बर्थडे नहीं मना रही इस बार अपना, ये 5,000 रुपए मैं इसको दे रही हूँ हृदयांश को। क्राउड फंडिंग हुआ। कुछ खुद का पैसा भी था उनका। डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने 1 दिन की सैलरी अपनी सब लोगों ने दी थी। एवरी कांस्टेबल, एवरी पुलिस ऑफिसर, एवरी IPS, IG सब ने। तो उनका हो गया था 16 करोड़ रुपए। बट क्वेश्चन यहां अब डिबेट स्टार्ट होता है कि एक तरफ अब आ जाती है कंपनी। ये तुमको एक 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 न्यूट्रल, देखो जब भी कभी सिविल्स के लिए पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी व्हाट? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स व्हाट? क्वेश्चन। तुम्हारी खुद की ओपिनियन बायस यहां नहीं आना चाहिए, तुमको सारी बात करनी है। तो अब यहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। सबसे पहले कंपनी का क्या क्लेम है? कंपनी का सबसे पहला क्लेम है व्हाट? रिसर्च में कंपनी बोल रही है हमने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इन्वेस्ट किए हैं। वी नीड टू रिकवर दैट मनी। एग्री और नॉट? नंबर 2, कंपनी क्या बोलती है दूसरी बात, कि इस दुनिया में एक लॉ है जिसको बोलते हैं पेटेंट लॉ। पेटेंट लॉ में एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं, यस,
बायो पेटेंट्स। बायो पेटेंट्स क्या बोलते हैं? एक्स ईयर्स तक मेरी डिस्कवरी पे मेरा राइट है, अप टू एक्स ईयर्स मेरी डिस्कवरी पे मेरा राइट है। आफ्टर एक्स ईयर्स अगर उसको कोई भी प्रोड्यूस करेगा तो उस पर मेरा कोई राइट नहीं है। एक्स ईयर्स तक मैं ही बनाऊंगा, मैंने इन्वेंट किया है तो। यू गेटिंग इट? ठीक है। फिर तीसरी बात कंपनी क्या बोलती है? इफ यू विल ब्रेक द पेटेंट लॉ, इफ यू विल नॉट ब्रेक द पेटेंट लॉ, देन वी विल अर्न व्हाट? प्रॉफिट। और जैसे ही हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, वी विल इन्वेस्ट मोर इनटू व्हाट? रिसर्च। और जब हम रिसर्च में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल फाइंड न्यू क्योर, और क्योर फॉर ऑल द डिजीजेस। हर डिजीज का क्योर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब कंपनी चौथी बात क्या बोल रही है, ये बहुत ध्यान से सुनना। इफ यू विल ब्रीच द पेटेंट लॉ, तुमने ये बोल दिया कि नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, पहले ह्यूमैनिटी आती है। अगर आपने पेटेंट लॉ को ब्रीच कर दिया तो उससे क्या इफेक्ट होगा हमारा? यस, प्रॉफिट अफेक्ट होगा। और अगर हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होगा तो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट आवर फंडिंग, और फंडिंग से ही क्या होती है? रिसर्च होती है। पहले कंपनी की बात सुन लेते हैं हम बैठ के कि 17 करोड़ का इंजेक्शन क्यों बेच रहे हो आप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब फिफ्थ पॉइंट कंपनी क्या बोल रही है, और भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट कंपनी ये बोल रही है कि आपके यहां पे जो लो इनकम ग्रुप है, जिसको इंडिया में क्या बोल देते हैं? बीपीएल। मेरा ये क्वेश्चन है, 16 करोड़ में तो कोई भी बीपीएल है ना? ऐसा कौन रिच बंदा है जिसके पास 16-16 करोड़ के इंजेक्शन लगवाने के पैसे हैं? हर कोई बीपीएल हो गया उसके सामने। एनीवे, लो इनकम ग्रुप है। तो कंपनी ये बोल रही है कि आपके जो लो इनकम ग्रुप के पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक काम करो, गवर्नमेंट को बोलो कि गवर्नमेंट क्या करेगी उनके लिए? फंडिंग करेगी। तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए स्पेस में जाने के भी तो हैं, तो 500 करोड़ रुपए की इंजेक्शन नहीं खरीद सकते एक साल में तुम? एक इंजेक्शन 20 करोड़ का ही तो पड़ रहा है ना, तो 500 करोड़ में आराम से आ गए तुम्हारे 50 इंजेक्शन। हम कुछ पैसे हम कब कर देंगे। ये किसकी बातें कर रहा हूं मैं? कंपनी की। अब मुझे ये बताओ, कंपनी गलत बोल रही है क्या? बिकॉज कंपनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? अब यहां समझना पड़ेगा। पहले दुनिया में कौन आया? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जब आया तभी तो कौन आई? कंपनी। और कैपिटलिज्म का मोटिव क्या होता है? यस, प्रॉफिट। कोई पूछ ले कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं, क्या आंसर दोगे? यस, द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इन विच मेन मोटिव, प्राइम मोटिव इज ऑलवेज प्रॉफिट, इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यह बोलता है कि ये जो मोबाइल फोन है ना, ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से फायदा सोसाइटी को होगा या नहीं होगा? बच्चों की आंखें खराब होगी या नहीं होगी? बच्चों की लाइफ खराब होगी या नहीं होगी? बच्चों में एंजाइटी आएगी, बच्चे गंदी चीजें देखेंगे, बच्चे गंदी आदत सीखेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे किस बात से मतलब है? इसको बेच के मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या हो रहा है ना, तो मैं बेचूंगा। दिस इज व्हाट? कैपिटलिज्म। इसीलिए जो लोग कैपिटलिज्म का नेचर समझते हैं वो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि सर अगर सिगरेट से, टोबैको से कैंसर होता है तो गवर्नमेंट टोबैको को बैन क्यों नहीं करती? क्यों नहीं हो रहा बैन? प्रॉफिट हो रहा है, बात खत्म। इसीलिए जब कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म और वो सब आएगा आगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, तो दैट टाइम आई विल डिस्कस विद यू दैट कैपिटलिज्म इज नॉट लिमिटेड अप टू ओनली इकोनॉमिक प्रॉफिट। कैपिटलिज्म सोसाइटी को भी इंफ्लुएंस करता है, यस और नो? कैपिटलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी इंफ्लुएंस करता है, यस और नो? कैपिटलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में यह भी डिसाइड करता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी, यस और नो? इसीलिए तो पहले मार्क्स आया और फिर नियो मार्क्सिज्म आएगा। नियो मार्क्सिज्म में आगे अपन बात करेंगे, 1-2 दिन में ही आ जाएगा डिस्कशन, उसमें हम बात करेंगे कि नियो मार्क्सिज्म ये बोलता है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक प्रॉफिट। मार्क्सिज्म क्या बोल रहा था? इकोनॉमिक प्रॉफिट सोसाइटी में ग्रुप्स बनाता है, याद है ना? एक का रिसोर्सेस पे उसका क्लिंच आ जाएगा, रिसोर्सेस उसकी क्लिंच में हो, यही तो था ना? और दूसरा जो है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। नियो मार्क्सिज्म बोल रहा है सिर्फ इतना ही नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे वो एक काम और करेगा, वो जो इंटेलेक्ट होते हैं उनको भी अपनी क्लिंच में ले लेगा। वो कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी खरीद लेगा, वो एजुकेशन सिस्टम को भी खरीद लेगा, वो मीडिया को भी खरीद लेगा, वो रिलीजियस लीडर्स को भी खरीद लेगा, और थोड़े दिन में सोसाइटी को यह फील कराएगा कि ये तो नॉर्मल है। You're getting it? और 1-2 जनरेशन अगर निकल गई ऐसी उस आइडियोलॉजी वाली, तो बाकी की जनरेशन उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं करप्शन तो नॉर्मल है, यस और नो? You're getting my point? फॉर एग्जांपल शुरू में जब इलेक्शन हुए थे, लीडर झूठ बोलने से डरते थे। सिर्फ 70 ईयर्स हुए डेमोक्रेसी के, और तुम लोग ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि लीडर्स तो झूठ बोलते हैं, वादे तो झूठे होते हैं, यस और नो? क्या ये नॉर्मल है?
आप लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हो कि लीडर तो झूठे होते हैं। और अगर तुम्हें पता है कि ये झूठे हैं तो तुमको वोट क्यों दे रहे हो? तो तब तुम कहोगे क्या करें फिर, हमारे पास ऑप्शन। यही तो नियो मार्क्सिज्म कहता है कि तुमको ऐसी कंडीशन में ले आएगा कैपिटलिज्म लास्ट में कि तुम्हारे पास ऑप्शन होगा ही नहीं, और तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता है। You're getting it? For example, मोबाइल रेवोल्यूशन, यस और नो? मोबाइल रेवोल्यूशन में रील रेवोल्यूशन में, अरे हंसोगे नहीं, आगे 4 साल के अंदर मां बाप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बच्चे तो मोबाइल देखते हैं। यस और नो? इज इट नॉर्मल? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। यस और नो? इज इट अफेक्टिंग सोशलिज्म? इज इट अफेक्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? इज इट अफेक्टिंग द फैमिली सिस्टम? एंड नाउ इट इज अफेक्टिंग द मैरिजेस ऑल्सो। तो ऐसे ही अब हमें यहां देखना है। तो कैपिटलिज्म का मोटिव ही क्या है बच्चे? प्रॉफिट अर्न करना। तो कंपनी कह रही है हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे गरीब लोग हैं क्या है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, बेल्जियन लोग जो थे, बेल्जियम है ना, बेल्जियंस जो थे, बेल्जियन के किंग थे, उन्होंने कॉन्गो है ना, कॉन्गो को कॉलोनी बनाया था 1908 तक, अप टू व्हाट 1908 तक। वहां एक रूल था, किंग के जो सोल्जर्स थे उनको गिन के बुलेट्स मिलते थे, जैसे इसको 100 बुलेट्स मिले, तो इसको ये डिटेल देनी पड़ेगी 100 बुलेट्स इसने कहां यूज किए। तो अब सुनना आगे की बात। इसको हंटिंग करने का मन हो रहा है, ये गई, इसने जाके 4 हिरन मार दिए, 4 बुलेट खर्च हो गए। अब हिरन मारने के लिए वो नहीं देता था, वो देता था उन लोगों को मारने के लिए जो लोग काम नहीं कर रहे रबर प्लांट्स में। तो फिर कॉन्गो वालों के साथ क्या हुआ पता है? बेल्जियन सोल्जर्स एक बुलेट को प्रूफ करने के लिए एक कॉन्गो के आदमी का हाथ काट के ले जाते थे, यहां से हाथ काट के ले जाते थे कि दिस इज द मैन जिसको मैंने मारा था, और डेड बॉडी तो लेके आ नहीं सकता यूरोप, इसलिए मैं क्या ले आया, उसका हाथ ले आया। अब जब भी बेल्जियन लोगों, ये 1900 के आसपास की बातें हैं, जब भी बेल्जियन लोगों को शिकार खेलने का मन है, किसके हाथ कटेंगे? कॉन्गो के लोगों के। ये कैपिटलिज्म की पावर है। जब कैपिटलिज्म प्रॉफिट से आगे कुछ नहीं देखता, तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई। वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रोवाइडेड विद मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए तो इंडिगो कल्टीवेशन यहां शुरू किया। इसीलिए वो लोग हजारों लोगों को मार देते थे और कभी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों? हजारों इंडियंस के ऊपर कौन भारी पड़ रहा है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब, ये बातें, इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूं यहां पे मैं, कि इसका मतलब, कैन यू लीव द सोसाइटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनीज ओनली? क्योंकि अगर तुमने पूरा सिस्टम कंपनी के हाथ में छोड़ दिया तो कंपनी तो फिर क्या गेम खेलेगी? ये इंजेक्शन है, सुनना, ये इंजेक्शन है, जिस जिसका बच्चा मर रहा है, आओ ऑक्शन होगा। 16 करोड़ का भी नहीं है, अब कितने का है? जितना ज्यादा दे सकते हो उतने का है ये। और अगर तुमको लग रहा है ऐसा नहीं करती कंपनी, तो एक काम करो, याद करो वो टाइम जब कोविड आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट क्या था? एक टैबलेट थी, याद है, एक मेडिसिन थी, उसका रेट क्या हो गया था? 20-20 हजार रुपए ले रहे थे लोग, एम्बुलेंस यहां से वहां ले जाने के 20 हजार रुपए लग रहे थे। यस और नो? ये कंपनी का सच है, ये कैपिटलिज्म का सच है। तो क्या कैपिटलिज्म को हम वाइप आउट कर दें? नहीं, अब हमको दूसरी चीज देखनी पड़ेगी। नाउ वी हैव टू गो थ्रू ह्यूमैनिटी, के अल्टीमेट एम हमारा क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी की सर्विस। दूसरी बात, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, डिजीज जो है इसका इकोनॉमी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, वी ऑल टॉक अबाउट व्हाट? हेल्थ फॉर ऑल। नंबर 4, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड टॉक्स अबाउट व्हाट? इक्वालिटी। नंबर 5, जब तुम बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में एवरी लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यस और नो? एवरी लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और नंबर 6, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी टॉक्स अबाउट व्हाट? अ स्टेट विच टॉक्स अबाउट व्हाट? वेलफेयर। समझ में आया? यस सर, नो सर? डिजीज की बात अभी करूंगा मैं, इंजेक्शन की भी बात करेंगे, क्योर की भी बात करेंगे, बट बिफोर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर इस पे डिबेट हो रही है कि कोई इंजेक्शन 16 करोड़ का है, उसमें कंपनी के फेवर में क्या चीज लिखनी है, और यस, इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी क्या लिखना है। You're getting it? Now let's move towards the disease. Name of diseases? SMA. Full form है, yes? Spinal, muscular,
अट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी। बहुत ध्यान से सुनना। नाउ एट्रॉफी का मतलब क्या होता है? एट्रॉफी का मतलब है जैसे कोई ऑर्गन है, जस्ट इमेजिन किसी आदमी का हाथ है, उसके हाथ के ऊपर एक टाइट सा रबर बैंड चढ़ा दिया, इतना टाइट ब्लड फ्लो रुक गया, तो क्या होगा थोड़े दिन बाद? हैंड का ये वाला पार्ट है, शुरू में इसमें गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन क्या होता है? ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिर इसमें वुंड बनेंगे, फिर ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, तो थोड़े दिन बाद ये ऐसे पिचक के ऐसे और ऐसे हो जाएगा, लटका हुआ सा बस ऐसे। इट विल बिकम अ काइंड ऑफ डेड पार्ट, यस और नो? तब बोलेंगे इसकी क्या हो गई? एट्रॉफी। तो एट्रॉफी इज अ काइंड ऑफ ऑर्गन जो है वो श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, उसकी सप्लाई कट हो जाएगी, न्यूट्रिशन उसको मिलेगा नहीं, यूजलेस हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? यस, atrophy. Now muscular is related to what? Muscles. What is spinal? Yes. तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है ब्रेन का, इट इज लाइक दिस। अब मैं बोल रहा हूं तो यहां से कनेक्टेड है, दिस इज योर ब्रेन। वन पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हैंगिंग इन बिटवीन योर स्पाइनल कॉर्ड और इन बिटवीन योर स्पाइन। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो ध्यान सुनना, दिस इज व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेफली रखी हुई है किसके बीच में? स्पाइन, बैकबोन के बीच में। दिस इज बैकबोन। बैकबोन में टुकड़े क्यों होते हैं? व्हाई नॉट अ सिंगल बैकबोन यहां से यहां तक? इसका रीजन है कि हर एक गैप में से पेयर ऑफ नर्व्स निकलता है ऐसे, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, मैसेज कहां से आ रहा है? ब्रेन से। ब्रेन से हाथ में नहीं आ रही नर्व, ब्रेन से मैसेज कहां आया पहले? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में हर गैप में से क्या निकल रही है? नर्व्स। उनमें से एक नर्व की सप्लाई कहां आ रही है? हाथ में आ रही है। ऐसे ही नर्व की सप्लाई हार्ट में आ रही है। अच्छा एक पता है, हार्ट वाली नर्व की सप्लाई इज कनेक्टेड विद लेफ्ट हैंड की सप्लाई, इसीलिए जब हार्ट अटैक होता है तो लेफ्ट हैंड में पेन होता है। यू गेटिंग इट? यस और नो? बहुत बार ऐसा होता है एक ऑर्गन का पेन दूसरी जगह होगा। फॉर एग्जाम्पल लिवर, किसी भी आदमी के लिवर में कभी पेन नहीं होता क्योंकि लिवर में पेन वाले न्यूरॉन्स ही नहीं होते। तो लिवर का पेन विल टेक प्लेस हियर और समवेयर एल्स। एनीवेज, अब ध्यान सुनना, स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी, अभी सुनते जाना। नाउ आवर ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज नर्व्स ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, इफ यू विल ट्राई टू रिकॉल क्लास 9th और क्लास 10th, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाई थी ना, याद आया? हाँ, इसी से मिलके बना है पूरा बॉडी, लाइक दिस। दिस इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज व्हाट? न्यूरॉन। अभी सुनते जाना। न्यूरॉन, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, वैसे तो और भी टाइप्स हैं, अभी दो समझना। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, वन विच आर गोइंग फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ योर बॉडी टुवर्ड्स योर नर्वस सिस्टम, वन विच इज गोइंग फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ योर बॉडी टू नर्वस सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ को किसी और के हाथ ने टच किया, तो ये जो छुआ, ध्यान सुनना, ये जो टच हुआ, ये टच क्या है? एक सेंसेशन है। यू आर गेटिंग इट? इस सेंसेशन को कोई तो लेके जा रहा है ना ब्रेन तक, तभी तो पता लग रहा है टच हुआ। अब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में अगर ये टूट जाता है यहां से, उसको पता लगता है कि टच का? पता है ना, अगर बैकबोन टूट जाती है, एकदम से ब्रेन इंजरी हो जाती है, तो वो आदमी को पता नहीं लगता है, टच करो कुछ भी करो, तो उसको पेन लेके ऐसे 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 मारोगे ना, छेद छेद कर दोगे तो भी पता नहीं लगेगा उसको। व्हाई? न्यूरॉन्स लेके तो जा रहे हैं बट इट इज नॉट रीचिंग अप टू ब्रेन। तो ध्यान से सुनना, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स, वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स एंड नंबर टू इज मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं यही आज की पिक्चर के हीरो है। तो ध्यान से सुनना, अभी बात सुनते रहना। मैंने इस बोतल को टच किया ना, मेरे को फील हो रही है बोतल है, कौन से न्यूरॉन से फील हो रही है? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसेशन लेके जा रहा है। बोतल को उठाने के लिए मैंने इसको ऐसे खींचा, ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन वो है जो मैसेज लेके आता है कि यू हैव टू मूव लाइक दिस। तो वी मूव अकॉर्डिंग टू विच न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन्स। वी मूव अकॉर्डिंग टू motor neurons and we receive sensations through sensory neurons. Got it? Yes or no sir? अभी सुनते जाना। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, बस अभी अभी दुनिया में आया ही है, अभी रो रहा है ये,
उआ उआ करके रो रहा है ना। अब ये जो बच्चा है आफ्टर 6 मंथ्स ये बच्चा क्या सीख जाएगा? बैठना। यस और नो? अब ये 6 महीने पे बैठना सीख रहा है, इसको बच्चे का क्या बोलते हैं? माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, ग्रोथ के माइलस्टोन्स आते हैं ना। पहले बैठना सीखेगा, फिर एक दिन खड़ा हो जाएगा, फिर एक दिन बोलेगा मम्मा, है ना, फिर एक दिन कुछ और करेगा, फिर एक दिन कुछ और करेगा, करते करते फिर एक दिन कहेगा आईएएस की प्रिपरेशन करने का मन हो रहा है मेरा, फिर आके क्लास में बैठ जाएगा, फिर पता लगेगा यार ये तो बहुत हैवी मामला है, पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। ये सारे क्या है? माइलस्टोन्स हैं। अब ध्यान सुनना, ये जो बैठने वाला माइलस्टोन है बच्चे का, इसमें कौन से वाले न्यूरॉन्स ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स। यस और नो? तो तुमने बैठना सीखा बिकॉज तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स जो थे वो क्या हो गए थे? डेवलप हो गए थे। यस और नो? अब ध्यान से सुनना, SMA डिजीज फुल फॉर्म क्या था? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। SMA डिजीज में क्या होता है? ध्यान सुनना, बच्चे के मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं दे स्टार्ट टू डाई। बच्चे के मोटर न्यूरॉन्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। अब अगर मोटर न्यूरॉन्स मरेंगे तो बच्चे में क्या नहीं आएंगे? माइलस्टोन्स नहीं आएंगे, स्पेशली मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड माइलस्टोन्स नहीं आएंगे। अभी सुनते रहना इसको पूरा ढंग से। अब अगर बच्चे में माइलस्टोन्स नहीं आएंगे ग्रोथ से रिलेटेड तो ऑब्वियसली मम्मी पापा जो है दे विल बी वरीड। तो ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे दुनिया में नहीं है, कुछ बच्चों की होती है डिजीज। अब जिन बच्चों की डिजीज होती थी उनको लेके जाते थे तो डॉक्टर्स के पास, वो रिकॉर्ड करते थे कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। लास्ट में जाके 1940s में जाके मेडिकल साइंस थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ तो उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया कि व्हाट इज कॉमन इन दीज पेशेंट्स। तो पता लगा इन पेशेंट्स में एक चीज कॉमन है। वो क्या चीज थी? क्रोमोसोम नंबर 5 सब में होता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, याद है ना? टोटल होते हैं 46। पेयर कितने होते हैं? 23। अब 22 तक तो सेम है मेल फीमेल, तो इसका मतलब ये डिजीज मेल में भी होगी और फीमेल में भी, क्योंकि कौन सा नंबर पे है? 5 नंबर पे है। तो क्रोमोसोम नंबर 5 जो है, क्रोमोसोम इज लाइक दिस, ऐसे होता है क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे बीड्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? यस, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं देन व्हाट इज दिस? यस, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर। और इस पे से अगर मैं इसको अलग कर लूं, व्हाट इज दिस? डीएनए। याद है ना? और डीएनए का पार्ट क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो इनमें क्या था बेटा, ध्यान से सुनना, जितने भी पेशेंट थे उनमें क्रोमोसोम नंबर 5 पे जीन्स जो थे उनमें 1 जीन वॉज एब्सेंट। 1 जीन वॉज एब्सेंट और इट वॉज फॉल्टी। या तो ये एब्सेंट था या ये जीन फॉल्टी था। अब एब्सेंट या फॉल्टी होने की वजह से क्या हो रहा था? जो पेशेंट था it was not able to provide nutrition to which neurons? मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स को जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो क्या होगा बोलो? मोटर न्यूरॉन की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। अब ये कितना पेनफुल केस होता है इसको समझो। क्या नाम है डिजीज का? बोलो यार। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसका एक होता है टाइप 0, उसको ऐसे लिख देते हैं SMA 0। पता है क्या होता है इसमें? डिफेक्ट होता है बाय बर्थ और विद इन 6 months चाइल्ड विल डाई, मर जाएगा बच्चा 6 महीने में। फिर इसका एक आता है टाइप 1, उसको बोल देते हैं SMA 1। SMA 1 क्या होगा? ऑनसेट ऑफ डिजीज 6 months पे आएगा। ये हृदयांश को था, ये जो मैं बता रहा हूं बच्चे को मैंने गोद में खिलाया हुआ, वो उसके 6 months पे पता लगेगा कि इसके क्या है SMA। कैसे पता लगेगा? बच्चा बैठ नहीं पाएगा, बैठ गया तो खड़ा नहीं हो रहा। अब बाकी लोगों के बच्चे 8 महीने की एज में खड़े होना सीख रहे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो बैठ ही नहीं पा रहा है, तो वो लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, लेके जाएंगे, जेनेटिक टेस्टिंग होगी, जेनेटिक टेस्टिंग पता लगेगा इसके तो जीन ही गायब है या जीन फॉल्टी है। तो अब
ऑनसेट किस टाइम पे हुआ? 6 मंथ की एज में हुआ। अब ऑनसेट 6 मंथ की एज में हुआ बच्चे का, तो इस बच्चे के साथ क्या होगा? हो सकता है बच्चे की डेथ हो जाए कब? 2 साल की एज से पहले। फिर SMA2, SMA2 ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब डिजीज कब दिखनी स्टार्ट हो जाएगी? ऑनसेट अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स में। इसमें क्या होगा? बच्चा डिटीरियोरेट होता जाएगा, धीरे 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 व्हील चेयर में चला जाएगा बच्चा। टाइप 3 भी होता है, टाइप 4 भी होता है, हर डिजीज में यही सीक्वेंस रहता है। यू गेटिंग इट? मसल्स मर रहे हैं हर रोज, मसल्स पे कंट्रोल जा रहा है, तो आदमी कैसे जिएगा? यस और नो? अब ध्यान से सुनना, ये जो जीन है, इस जीन को बोलते हैं SMN1 जीन। कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो क्या नाम दिया इसको? SMN1 जीन। You're getting it? Yes sir, no sir? Now see, जीन इज पार्ट ऑफ व्हाट? बोलो यार, डीएनए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो जोर से बोला करो ना, सही बोलते हो तो। कॉन्फिडेंस, लोग तो अभी अभी बात करी झूठ बोलते हैं कॉन्फिडेंस से, तुम तो सही बोल रहे हो तो भी धीरे धीरे बोल रहे हो। नाउ सी, दिस इज डीएनए, और ये वो डीएनए जो कौन से क्रोमोसोम से निकाला हमने? क्रोमोसोम नंबर 5 से निकाला है। अब इस डीएनए में इमेजिन करो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये कौन सा जीन है? SMN1 जीन। अब ये हम बात कर रहे हैं किसकी? एक हेल्दी पर्सन की। अब एक पेशेंट आ गया जिसका फॉल्टी जीन है, तो फॉल्टी जीन है तो हम यहां पे लिख देते हैं फॉल्टी SMN जीन। 2 केस होते हैं ना, या तो फॉल्टी या फिर जीन ही क्या है? एब्सेंट है। तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉल्टी या फिर एब्सेंस ऑफ विच जीन? SMN1 जीन। एंड दिस इज व्हाट? डिजीज्ड पर्सन और पेशेंट। तो अब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा नॉर्मल लाइफ जी रहा है तुम्हारी तरह, आ गया यहाँ पे क्लास तक पहुंच गया। दूसरा बच्चा 8 महीने 10 महीने का है, और वो पता लग रहा है कि उसके डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फर्क क्या है दोनों में? जीन, एक के पास SMN1 जीन परफेक्ट है, दूसरे का SMN1 जीन इज एब्सेंट है या फिर फॉल्टी है। यस और नो? अब व्हाट इज जीन? जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। और डीएनए किससे बना है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। आगे अपन बात करेंगे जब बायोटेक डिटेल में आएगी। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो अब क्या करो? लेट्स डू वन थिंग। लैब में क्या डेवलप कर लिया तुमने? यस, SMN1 जीन डेवलप कर लिया। अब जीन डेवलप करना इजी है क्या? तो क्या ये सस्ता है? ये क्या पड़ेगा? बहुत महंगा पड़ेगा। और जीन डेवलप किया, और उस जीन को तुमने डाल दिया किसमें? एक कैरियर में। कैरियर कौन है? जो तुम्हारी बॉडी में इसको लेके जाएगा, तुम्हारी सेल्स में लेके जाएगा। इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी एनी सेल, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? अब तुमने कैरियर में डाल दिया, तब बन गया एक इंजेक्शन, और इंजेक्शन का नाम क्या रख दिया तुमने? यस, ज़ोलज़ेंगमा। और कितना प्राइस रख दिया इसका? यस, 16 करोड़ रुपीस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो प्लस टैक्स, जीएसटी लगाएगी सरकार 18%। गॉट माई पॉइंट? यस और नो? तो अब क्या होगा? जिस बच्चे को ये डिजीज है, उसके मम्मी पापा लाएंगे खरीद के ये इंजेक्शन, कितने करोड़ का? उस इंजेक्शन में दवाई है या जीन है? सिर्फ जीन है या जीन के साथ कैरियर है? जीन के साथ कैरियर है। उसका इंजेक्शन लगेगा, वो जीन बच्चे की बॉडी में जाएगा, एंड आगे देखना, ध्यान सुनना, एंड इफ द बॉडी विल एक्सेप्ट इट, देयर इज व्हाट? इफ। ये इफ 16 करोड़ का है। इफ द बॉडी विल एक्सेप्ट इट, देन बच्चे की जो डाइंग मसल्स हैं वो रुक जाएंगी मरना, और मसल्स जो है उनका जो एट्रोफी हो रहा था वो स्लो हो जाएगा। मैंने ये कहा ठीक हो जाएगा? मैंने क्या कहा? स्लो हो जाएगा। फिर इंप्रूवमेंट दिखेंगे तो फिर डॉक्टर कहेगा एक इंजेक्शन और मंगवा लो। फिर दूसरा इंजेक्शन आएगा, वो लगेगा, फिर हो सकता है मसल्स और सही हो जाए। बट मेरा क्वेश्चन है, एक बार जो मसल्स मर गई वो बराबर हो जाएंगे क्या? तो बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता इस ट्रीटमेंट से। बच्चे का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सकता है, बच्चा एक नॉर्मल लाइफ हो सकता है नहीं जिए, बट बच्चा एक लंबी लाइफ जी सकता है। और ये गारंटी नहीं है कि एक ही इंजेक्शन में बच्चा ठीक हो जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
गॉट माई पॉइंट? यस सर, नो सर? अब फटाफट से एक रिवीजन करो. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SMA? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. एट्रोफी का मतलब क्या होता है बच्चे? डाइंग मसल्स और एनी ऑर्गन जिसका न्यूट्रिशनल सप्लाई कट हो गया है और वो मर रहा है. यही था ना? वाई स्पाइनल? बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है हमारे कौन से न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स. ये मोटर न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम है. यस और नो? अब ये डिजीज जो है कौन से जीन से एसोसिएटेड है? SMN1 जीन. SMN1 जीन. कोई भी चीज ये जीन को डैमेज कर सकती है. अच्छा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों में होता है. इसका एक टाइप 4 होता है, वो 30 साल के बाद होता है, आफ्टर द एज ऑफ 30. तो तुम में से कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि शुक्र है मेरे तो नहीं है ये. मैं चाहता हूं कोई बीमारी नहीं हो. तुम्हारे कोई बीमारी हो भी नहीं सकती. तुम कलयुग के अवतार हो. तुम्हारे तो ऊपर आसमान ही फटेगा किसी दिन एकदम से. कयामत वयामत आनी हो, तुम लोगों को देख के ही आएगी वो. तुम्हारी हरकतें देख के ही. लीव इट, जोक्स अपार्ट. उसमें भी आदमी जो है अच्छा खासा आदमी है, वो एकदम से व्हील चेयर में चला जाता है. इफ यू विल सी SMA, इट इज रियली डेंजरस सिचुएशन. लेट मी ट्राई टू सर्च फॉर इट. यस? नहीं, ये नहीं था. काइंड ऑफ दिस था. उनके न्यूरॉन्स मर रहे थे. नॉट एग्जैक्टली दिस. साथ में डिजीज डालना पड़ेगा, पता नहीं क्या आ जाए. सी, these are the patients of, now see, type 1 नॉन सिटर्स, जो बच्चा कभी बैठ नहीं पाया. टाइप 2 यस सिटर्स, बैठ गया लेकिन उठ नहीं पाया व्हील चेयर से. एंड टाइप 3 वॉकर्स. ये वॉकर्स मतलब एक एज आ गई उसके बाद इनके डिजीज हुई 3-4. तो ये चलेंगे तो भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा इनको. इन सब की प्रॉब्लम्स का रीजन एक ही है. कौन सा जीन? SMN1 जीन. नाउ सी, one more thing I want to tell you. These are the symptoms. फटाफट से लिख लेना. फटीग. फटीग is what? थकान हो जाती है. Symptoms: fatigue, especially muscle fatigue. Number 2, difficulty in chewing and swallowing. क्योंकि खाना चबाते हो और निगलते हो, ये दोनों किसका रोल है? मसल्स का. Difficulty in chewing and swallowing the food. Third, difficulty in breathing. Any one of you can explain why breathing में दिक्कत क्यों आएगी? ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑफ मसल्स. तुम्हारी रिब्स जो है, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं. तो जो मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन और उनका कॉन्ट्रैक्शन ही रिजल्ट ऑफ व्हाट? ब्रीदिंग. गैस इन और आउट जा रही है ना जो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि तुम अंदर खींच रहे हो. ऐसा कुछ नहीं. कोई अंदर नहीं खींचता हवा, पता है ना? हवा अंदर जाती है. क्यों जाती है? बिकॉज अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है. अंदर प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है? बिकॉज तुम इस कैविटी को एक्सपैंड करते हो. तो तुम एक काम करो, बिना हवा खींचे इसको बड़ा करके दिखाओ. होगा ही नहीं. जैसे ही तुम इसको एक्सपैंड करोगे, अंदर प्रेशर ड्रॉप होगा, हवा बाहर से अंदर जाएगी. तो जिसको तुम बोलते हो ना, आई एम एक्सेलिंग, सांस छोड़ रहा हूं मैं. सांस छोड़ नहीं रहे तुम. क्या कर रहे हो? अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो. और एक थंब रूल है क्या? एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो जब तुमको हवा अंदर लेनी है तो तुम्हारी बॉडी प्रेशर ड्रॉप करती है. प्रेशर ड्रॉप करने के लिए इसको क्या करते हो? चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करते हो. चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कैसे होगी? लंग्स के चारों तरफ रिब्स हैं, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं. तो ब्रेन से सिग्नल आता है, वो रिब्स एक दूसरे से दूर जाती हैं. जैसे ही वो दूर जाती हैं तुम्हारे लंग्स खींचेंगे. लंग्स खींचेंगे तो उनका कैविटी इंक्रीज हुआ. कैविटी इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ. प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हवा बाहर से अंदर आएगी. एंड देयर इज वन मोर ऑर्गन हियर, डायफ्राम. ये भी तो मूव करता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन. विदाउट दिस यू कैन नॉट ब्रीथ. तो जिन बच्चों के SM0 वाला मैंने बताया, SMA0, उन बच्चों के साथ ये होता है सांस रुक जाती है उनकी बेचारों की 6 महीने से पहले. Now see, third, breathing difficulty. Fourth, gastrointestinal issues. Why gastrointestinal issues? Again, muscles. Muscles नहीं है तो खाना कैसे खाओगे? कैसे पचेगा वो खाना? And next, muscle weakness. Muscle weakness. Now we are going to the website of what? Zolgensma. कितने का इंजेक्शन? 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन. नाउ सी, yes, one more thing you should read here. Zolgensma is an adeno-associated virus vector-based gene therapy. What virus is doing here? Carrier. एक वायरस है. कौन सा वायरस? एडिनो वायरस. कौन सा वायरस? एडिनो वायरस बहुत सारी जगह पे कैरियर का काम करता है.
एडिनो वायरस कौन सा वायरस लिख लेना, एडिनो वायरस से मंकी जो होता है, मंकी में जुकाम होता है, इंफेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। एडिनो वायरस इज वेक्टर, वेक्टर जानते हो ना, कैरियर। एडिनो वायरस इज वेक्टर इन ज़ोलज़ेंगमा, वेक्टर इन व्हाट, ज़ोलज़ेंगमा। नाउ सी, तुम लोगों ने ये बना लिया लैब में, कौन सा जीन, SMN1 जीन तैयार कर लिया। अब ये पेशेंट है, तुमको पेशेंट की बॉडी में ये जीन इंसर्ट करना है, तो तुम पहले क्या करोगे, एक वायरस लोगे। व्हाट इज द नेम ऑफ वायरस, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या करता है, जो मंकी होता है उसमें इन्फ्लुएंजा करता है। व्हाट इज इन्फ्लुएंजा, कफ एंड कोल्ड को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। अब ये जो एडिनो वायरस है ना, इसका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या करते हैं, इसको इसमें इंसर्ट करते हैं और एक ऐसा वायरस प्रिपेयर करते हैं लाइक दिस। ये कौन सा जीन आ गया, SMN1 जीन, ये ह्यूमन का जीन है। इसको तुमने कंबाइन कर दिया किसके साथ, वायरस के साथ। अब चैलेंज ये है, ये जीन को सेल के न्यूक्लियस में कौन लेके जाएगा, वायरस, बिकॉज वायरस इंफेक्शन भी तो ऐसे ही करता है। तो अब इस वायरस से बनेगा कौन सा इंजेक्शन, ज़ोलज़ेंगमा इंजेक्शन। तो जब ये इंजेक्शन बॉडी में जाएगा, ध्यान से सुनना, तो बॉडी में एक्चुअल में क्या डाल रहे हो तुम, वायरस डाल रहे हो लाइक दिस। एंड वायरस इंफेक्शन करने के लिए हमेशा 4 स्टेप यूज करता है। नंबर 1 अटैचमेंट, वायरस विल अटैच विद द सेल, याद आ रहा है। नंबर 2, yes, it will enter its genetic material into your cell, and number 3, it will merge its genetic material with your genetic material, and number 4, it will hijack your machinery and it will increase its number. Got it? Yes sir, no sir, yes sir, no sir. Now see, अब ध्यान से सुनना, ज़ोलज़ेंगमा इज एन एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर बेस्ड जीन थेरेपी। वेक्टर साइंस में किसको बोलते हैं, कैरियर को, जो लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बेस्ड व्हाट, जीन थेरेपी। व्हाट, व्हाई इट इज कॉल्ड जीन थेरेपी, वी आर इंसर्टिंग जीन, वी आर इंसर्टिंग जीन। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज जीन थेरेपी, क्या आंसर दोगे, अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन विच वी ट्राई टू क्योर द डिजीज बाय इंजेक्टिंग जीन्स। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, इमेजिन करो बाल्डनेस, बाल उड़ते हैं ना, गंजापन, बाल्डनेस, इट्स अ डिजीज। इफ इट्स अ डिजीज तो इसकी थेरेपी ट्राया या XYZ दवाइयों से होगी या जीन थेरेपी होगी, जीन थेरेपी। बिकॉज अगर ये किसकी वजह से उड़ रहे हैं, जीन की वजह से। तो अगर मैंने साइंस पढ़ी है तो सबसे पहले मैं मेरी फैमिली में मेल है उनको देखूंगा। तो मेरे को, जब मैं मेरे घर में मेल को देखूंगा तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इफ आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग कि हमारे घर में सारे मेल 6 फुट के हैं, तो मुझे ये भी दिखना चाहिए कि सारे के सारे मेरे जैसे ही हैं। यू आर गेटिंग इट, सारे के सारे। तो इसका मतलब ये क्या है, जीन्स है, जेनेटिक है, यस और नो। तो अब उसको बाहर से अगर मेरे को कोई शैम्पू बेच रहा है कि आप ये लगाओ, आदिवासी तेल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, सुनते हो ना ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं, तो मैं उसके ट्रैप में आऊंगा क्या, व्हाट आई विल से, थैंक यू, आई एम हैप्पी विद दिस। अदरवाइज मेरे पास कोई आया और वो बोला सर एक्चुअल में क्या है, एक जीन है आपकी फैमिली में, वो जीन एक्टिवेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 30 और वो क्या करता है, आपकी फैमिली के मेल्स के बाल गायब कर देता है। एंड वी आर हैविंग अ जीन थेरेपी जो उस जीन को क्या कर देगी, साइलेंट कर देगी। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यस माय सन विल नीड इट। क्या आप, मैं तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने अब करवा लिया तो मेरे को बच्चे पहचानेंगे ही नहीं। जब तो बच्चे ही बात आपस में वो वाले सर कि हाँ, यू गेटिंग इट, दिस इज व्हाट थेरेपी। तो अब तुम में से कोई मेरे को नाम बताएगा ऐसी और कोई डिजीज का जिसको जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। दो तो मैंने बता दी, एक बता दी SMA, दूसरी बता दी बाल्डनेस। अब तुम बताओ, कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, और बताओ, डायबिटीज, फैमिली में चलती है उनकी डायबिटीज, और बताओ, अस्थमा, एलर्जी, यस और नो। और किसी की हाइट छोटी है वो कर सकते हैं लंबी हाइट, बोलो यस। कैसे हो सकती है, अरे वैसे ही जैसे कश्मीर वालों ने एक शीप तैयार करी है, याद है ना, कश्मीर वालों ने शीप बनाई है ना, एक मसल ग्रोथ ज्यादा होती है।
लेकिन वो तुम पे असर नहीं करेगी, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन में असर हो सकता है। तुम्हारा तो होलिया जो होना था बन गए अमिताभ बच्चन, तुम तो जो बनने थे। तुम्हारे केस में एक चीज से हाइट बढ़ सकती है, एलिजारो टेक्निक। व्हाट इज एलिजारो टेक्निक? किसी को बढ़वानी है हाइट? एग्जांपल दो, किसको बढ़वानी है? आई कैन गिव यू गारंटी कि आराम से 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी। यस, किसको बढ़वानी है? आपको बढ़वानी है। चलो, तो इस एज में आके, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स होती है, हमारी जो बोन होती है ना, बोन में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, और लड़कियों की ग्रोथ प्लेट्स 16.5 की एज में सील हो जाती हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो कोई लड़की जैसे 17-18 साल की है और ऐसे लटक रही है या ताड़ासन कर रही है जस्ट बिकॉज एक आंटी को देख लिया उसने इंस्टाग्राम पे और कि इससे मेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो मैं तो भाई हंसूंगा मन मन में कि दीदी मेरी क्लास में आ जाती, कम से कम इतना तो सिखाई देता मैं तेरे को कि तू किसी की बातों में तो नहीं आती। ताड़ासन कैन गिव यू अ हेल्दी मसल स्टाइल, यू कैन से इट कैन गिव यू गुड कंट्रैक्शन, गुड रिलैक्सेशन, सब अच्छा दे सकता है। ताड़ासन हाइट नहीं बढ़ा सकता, स्पेशली तब जब तुम्हारी ग्रोथ प्लेट सील हो गई। हाइट मसल से थोड़ी बढ़ रही है, हाइट किससे बढ़ रही है? बोन्स से। बोन्स जो होती है उनमें ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, और बोन की ग्रोथ प्लेट लड़के में 18 में और लड़की में 16, 16.5 में सील हो जाती है। इसीलिए तुम देखना तुम्हारी हाइट जो इंक्रीज हुई थी ना, वो सबसे ज्यादा 8th के बाद और 11th पास करने से पहले हुई थी। यस और नो? और तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा भाई है, तुम्हारा कोई दोस्त है, तो उसको देखोगे तो उसका थोड़ा अलग था, वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक जाते जाते भी लंबा हो रहा था वो, और ऐसे ही देख रहे थे तुम कि इसके क्या हो गया, ये कहां रुकेगा ये जाके। कई बार तो ऐसा लगता है यार बंद हो जाए बस, कुतुब मीनार बनेगा क्या तू अब। और वो छोटे छोटे एज के लड़के होते हैं, वो आके एक हार्मोन्स की वजह से उनकी आवाज बड़ी मासूम हो जाती है, अंकल नमस्ते, समझते हैं इससे हो क्या गया, और ऐसे एकदम ऐसे वो जाइजेंटिज्म पढ़ा है ना, वैसा शरीर ऐसे आ रहा है छोटा सा इसका, अंकल नमस्ते वैसे दे रहा हूं। कौन सी क्लास में? 9th में। ओ भाई 9th में आऊं गया तुम ऐसे। दैट इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? ग्रोथ हार्मोन। विच हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन ऐसा नहीं कंटिन्यू देते रहो तो बढ़ता ही जाएगा, छत फाड़ के निकल जाएगा हर पार। उसको मैनेज करने के लिए नेगेटिव फीडबैक भी होता है बॉडी में। वो नेगेटिव फीडबैक लड़कियों में 16.5 में और लड़कों में अप्रोक्सीमेटली 18 में ग्रोथ रोक देता है। पर फिर भी कुछ लोगों को हाइट बढ़ानी है तो उनके लिए एलिजारो टेक्निक है। रशियन डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था? एलिजारो। वो लेके आए थे टेक्निक, बड़ी इजी सी टेक्निक है, कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, यूं तुम भी कर सकते हो घर पे जाके। क्या करना है देखो, ये एक लड़की है, एंड दिस गर्ल इज नॉट हैप्पी विद हाइट। ये वो वाली ना थी, पहले मैं बहुत छोटी थी, मेरे को हाइट बढ़ानी थी, फिर मैंने करवाया कौन सा? एलिजारो। अब एलिजारो प्रोसीजर क्या, ध्यान सुनना। इस बच्ची को लेटा लेंगे, लेटा के इसका जो पैर है ना बेटा, इसके पैर में यहां पे एक कट लगाएंगे। पैर में कट क्यों लगाएंगे? अब ध्यान सुनना। पैर के अंदर बोन है, यस और नो? तो इसकी जो बोन है ना पैर की, इसकी पैर की बोन को काट देंगे कटर लेके, और ऊपर एक स्टैंड लगा देंगे ऐसे, यहां पे स्टैंड लगा देंगे ऐसे, और वो स्टैंड जो है वो ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा आपस में। अब क्या करेंगे? आफ्टर 15 डेज इसका एक्सरे करेंगे। एक्सरे करेंगे तो बोन जहां से काटी है, बोन की टेंडेंसी है बोन में ग्रोथ होएगी टू फिल दिस गैप। अब जैसे ही बोन मिलने वाली है तो फिर से क्या करेंगे? इसको ऐसे ऐसे करेंगे, वो थोड़ा और खोल देंगे, थोड़ा और गैप हो गया, फिर थोड़ा और खोल देंगे, थोड़ा और गैप हो गया, फिर गेटिंग इट। तो एक जगह बोन काट के अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा देते हैं, फिर गेटिंग इट। तो आफ्टर 3-4 राउंड्स ये लड़की जो है, इसकी बोन्स ऐसी होंगी, बीच में ये सॉफ्ट बोन है, फिर ओरिजिनल बोन आ गई, फिर इसमें प्लेट डल जाती है, यहाँ पे सपोर्ट भी तो चाहिए ना, प्लेट डाल देते हैं फिर इसमें। फिर भी नहीं मानी, नहीं मेरे को तो लारा दत्ता जितना लंबा होना है, कोई बात नहीं, थाई बोन कटवा ले अब की बार। फिर उसकी थाई बोन काट देते हैं, 1-2 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है, फिर उसके अंदर क्या लग जाती है? प्लेट्स लग जाती है, फिर गेटिंग इट। इसको बोलते हैं कौन सी टेक्निक? एलिजारो टेक्निक। इस तरह की सर्जरी को बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। इस ब्रांच को बोलते हैं एस्थेटिक मेडिसिन। एस्थेटिक मींस दिखने के लिए, दिखावे वाले काम जो होते हैं वो क्या होता है? एस्थेटिक। फिर गेटिंग इट। जैसे एक टॉक्सिन आता है, तो वो जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग की स्किन से निकलता था ये, तो वो जो टॉक्सिन होता था, उस टॉक्सिन को जो ट्राइबल लोग थे वो अपने एरो पे ऐसे लगाते थे, ऐसे ऐसे एरो रगड़ लेते थे उस फ्रॉग पे। फ्रॉग का स्वेट होता है ना, उसमें होता है वो। तो फ्रॉग को क्या करते थे? पहले लटका लेते थे, नीचे आग जला देते थे, उसको गर्मी लगती थी, क्या आएगा? उसका स्वेट आएगा, उसको अपने एरो पे लगा लिया, एरो पे लगा के फिर एलिफेंट के मारते थे। अब जैसे ही एलिफेंट के मारा एरो, एलिफेंट मर गया। क्यों? पॉइजन है, टॉक्सिन है। मरने के बाद आराम से उन्होंने खा पी लिया उसको। एक नई चीज पता लगी, क्या? कि वो जो एलिफेंट था ना, उसके जहां एरो मारा वहां रिंकल्स ही नहीं है,
जबकि एलिफेंट की तो पूरी स्किन पे रिंकल्स होते हैं। बस कई आंटियां किस चीज से परेशान थी, रिंकल से। आ गया निकल के ट्रीटमेंट कि ठीक है इसका इंजेक्शन लगाओ, रिंकल गायब। तो तुम देखना अमिताभ बच्चन, देवी और सज्जनों आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 2003। याद है छोटे छोटे थे तब तुम, थे ही नहीं। अरे थे, आधे मम्मी में थे आधे पापा में थे, नेवर से कि थे ही नहीं, है ना। तो 2002 2003 में जब पहली बार केबीसी आया था, आज गूगल करना मिल जाएगा तुमको उसका क्लिप, उस टाइम अमिताभ के रिंकल्स थे। आज 20 साल बाद अमिताभ की बॉडी पे रिंकल्स नहीं है। कैसे हो सकता है? एज के साथ तो रिंकल बढ़ते हैं। कैसे हुआ? शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन इंजेक्शन लेता है यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। तुम अपने दादाजी को देखना, 75 की एज में होंगे, उनको देखना, वो जब बैठते हैं तो उनकी ये स्किन लटक जाती है ऐसे। अमिताभ बच्चन उनसे 4 साल बड़ा है, उनकी स्किन क्यों नहीं लटकती? है ना। क्या किया उसने? इंजेक्शंस, एस्थेटिक्स, ये सब मेडिसिन का कमाल है। नाउ सी, सो नेवर गिव एग्जांपल ऑफ शिल्पा शेट्टी, ये फिटनेस देखो इसकी, दैट इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ व्हाट? एस्थेटिक्स। गॉट इट? तो जीन थेरेपी क्या होती है समझ में आ गया? यस और नो? जीन थेरेपी एग्जांपल्स पूछे तो एग्जांपल दे सकते हो? प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मार्केट में भी मिलता है। यस, ज़ोलज़ेंगमा, इसमें कैरियर कौन है? एडिनोवायरस। एडिनोवायरस, एडिनोवायरस इज कैरियर ऑफ ज़ोलज़ेंगमा। अभी देखो, नाउ सी, बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे साइड इफेक्ट नहीं होता। क्या हो सकता है? सीरियस लिवर इंजरी एंड एक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है। ये भी मेंशन कर लेना, ये कंपनी खुद लिख रही है अपनी वेबसाइट पे, वार्निंग लिखी रहती है इसके बॉक्स पे। नाउ सी, इसमें भी हो सकता है कुछ मिल जाए। अंडरस्टैंड एसएमए, व्हाट इज एसएमए? While most patient will identified through newborn screening, SMA, early signs of type 1 SMA, ये तो बता ही दिया। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, बच्चा जो है वो सीधा नहीं हो पा रहा है, हेड कंट्रोल नहीं आता बच्चे में, माइलस्टोन्स होते हैं ना कि अपनी गर्दन संभालने लग जाता है, ये वाले बच्चे नहीं कर पाते अपनी एज पे। मसल वीकनेस, ये मैंने बता दिया ना तुमको सिम्टम्स। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इज अ सीरियस बट ट्रीटेबल डिजीज, और इसका क्योर कौन सा ट्रीटमेंट है? यस, जीन थेरेपी। ये वाली लाइन एज इट इज लिख लो यहां से यहां तक। अब यहां एक चीज और समझ लो तुम, जो बहुत काम की है। जीन थेरेपी, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट जीन थेरेपी में तुमको हमेशा याद रखना है, देयर आर, यू कैन से, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू क्योर जीन, सो यू हैव मेनी, यू कैन से ऑप्शंस। वन इज जीन इंसर्जन, जीन नहीं है उसको क्या कर रहे हो तुम? इंसर्ट कर रहे हो। सेकेंड इज जीन साइलेंसिंग, ऐसा जीन जो नुकसान कर सकता है उसको क्या कर दिया तुमने? साइलेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की की स्क्रीनिंग करी और पता लग गया इसमें ब्रेस्ट कैंसर का जीन है, तो क्या करो? उस जीन को साइलेंट कर दो, उसकी साइलेंसिंग कर दो। देन आफ्टर थर्ड इज जीन एनहांसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहांसमेंट? कोई जीन काम का है उसको एनहांस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता लग गया कि इस जीन से आईक्यू बनता है, तो मैं क्या करूंगा? एक काम करो, 10-12 गुना कर दो इसको, बच्चा बन गया लूसी जैसा, है ना। आई थी ना एक मूवी लूसी, जिसमें वो इतने % ब्रेन यूज हो रहा है, उसको बैठे बैठे सब पता लग रहा है, शी कैन डू एनीथिंग, क्वांटम बायोलॉजी के लेवल पे ले गए उसको, तो वो वाला हो जाए। तो दैट इज जीन एनहांसमेंट। वन मोर इज देयर, दैट्स जीन रिप्लेसमेंट। व्हाट इज जीन रिप्लेसमेंट? जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर दिया किससे? यस, हेल्दी जीन से। तो जीन थेरेपी कितने तरह से हो सकती है? वन इज जीन इंसर्जन, सेकेंड इज जीन साइलेंसिंग, थर्ड इज जीन एनहांसमेंट, एंड फोर्थ इज जीन रिप्लेसमेंट। ध्यान सुनना, जीन इंसर्जन का एग्जांपल कौन है? ज़ोलज़ेंगमा। ज़ोलज़ेंगमा। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ जीन साइलेंसिंग? नो 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 नो। जीन साइलेंसिंग का एग्जांपल है फ्लावर सवर टोमेटो। फ्लावर सवर टोमेटो यूएसए में बना था 1990s में। आगे आएगा, डोंट वरी, डिटेल आएगा इसका। तो फ्लावर सवर टोमेटो क्या है? टोमेटो को जब रख देते हैं तो टमाटर थोड़े दिन में देखा होगा गल जाता है एक जगह से, स्पेशली जहां से रखते हैं उसको, टच होता है जहां से। तो साइंटिस्ट ने पता किया इसके लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया। उसको साइलेंट कर दिया तो टमाटर बन गया एक। वो टमाटर 5 दिन तक एक जगह रखा रहे, खराब नहीं होता। अभी वही वाले टमाटर आ रहे हैं सारे। देन आफ्टर जीन एनहांसमेंट का एग्जांपल मैंने बताया था, शीप, उसकी जो मसल्स हैं वो बाकी से 20-30% ज्यादा ग्रोथ कर रही है। एंड जीन रिप्लेसमेंट अभी हमारे पास आया नहीं है, हम लाएंगे इसको धीरे धीरे साइंस में।
साइंस इज वर्किंग ऑन इट। फ्यूचर में जीन रिप्लेसमेंट विल बी वेरी कॉमन। तो इससे क्या होगा कि लोग डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। व्हाट इज डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट? यस, उसके फीचर्स आप डिसाइड करोगे। तो आगे अपन देखेंगे जीन एडिटिंग एक अलग होता है। जीन एडिटिंग इज व्हाट? यस, जीन एडिटिंग इज जीन जो है वो तुम्हारा ही रहेगा बट उसको क्या करेंगे? एडिट करके चेंज कर देंगे। तो जीन एडिटिंग की वजह से आएंगे कौन से बच्चे? डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी मतलब तुम ऑर्डर दे के आओगे कि ये 30 फीचर्स हैं, बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, नाक ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। फिर रात को फोन आएगा, हम मशीन में डाल रहे हैं, अब इसमें कुछ वो नहीं होगा कि हाँ ठीक है डन कर दो। फिर तुम फोन कर रहे हो, हेलो भैया डाल दिया कि नहीं? बस डाल ही रहे अभी, रुको कलर थोड़ा सा और विटिश कर दो। ठीक है, फिर कल डालेंगे मशीन में हम। और मशीन का नाम क्या होगा? ग्रोथ पोड। व्हाट? ग्रोथ पोड्स। अब यूट्रस की जरूरत नहीं है बच्चे के लिए। 3000 मशीन्स एक जगह पे हैं, उनके अंदर 3000 यूट्रस जैसी स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म और ओवम से जाइगोट बना के उसमें डाल देंगे। 9 मंथ्स तक बच्चा उस बैग में ही पलेगा। तो फ्यूचर में मम्मियां ये नहीं बोलेगी कि मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा था। पहली बात तो पेट में नहीं रखा मम्मी, यूट्रस में रखा था। दूसरी बात अब पेट में है ही नहीं, यूट्रस में भी नहीं है, बच्चा कहां रहा है? ग्रोथ पोड में। तो फिर पूरे मोहल्ले को लेके जाया करेंगे, आज बेबी लेने जा रहे हैं। वहां गए, वहां 3000 बच्चे एक साथ ऐसे लाइन में हैं। तुम्हारे वाला कौन सा है? कि साहब हमें तो ध्यान नहीं, सब एक जैसे लग रहे हैं, लाओ बारकोड दिखाओ। वो बारकोड स्कैन किया, वो जो रो रहा है ना बुरी सी शक्ल का, वही तुम्हारे वाला, ले जाओ इसको। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज साइंस ने काम करना शुरू किया था 10-12 साल पहले आर्टिफिशियल यूट्रस पे। आर्टिफिशियल यूट्रस क्यों चाहिए हमको? बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी लड़कियों का यूट्रस ही नहीं होता, बहुत सारी लड़कियों का यूट्रस निकालना पड़ता है, बहुत सारी लड़कियां इतनी हेल्दी नहीं है कि उनके अंदर बच्चा हेल्दी पैदा हो जाए। यस और नो? तो ऐसी कंडीशन में क्या करो? लड़की से ओवम ले लिया, उसके हस्बैंड से स्पर्म ले लिया, दोनों को मिला के जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो बनने के बाद जरूरत पड़ती है ना, 1 हफ्ते बाद बच्चा जाके इंप्लांट होता है मां में। 1 हफ्ते तक तो इधर उधर घूमता है वो ऊपर फीमेल जेनेटल सिस्टम में, 1 हफ्ते बाद इंप्लांट होता है। तो जिस टाइम इंप्लांट हो रहा है उस टाइम मदर क्या दे रही है बच्चे को? न्यूट्रिशन। वो सारा न्यूट्रिशन आइडियल फॉर्म में बेस्ट क्या हो सकता है उसका मिक्सचर तैयार करेंगे साइंस करके, एक बैग से कनेक्ट कर दो पाइप और उसमें डाल दो बच्चे को, कहले तू यहां से ले। बिल्कुल तोप के गोले जैसा बच्चा, हीमोग्लोबिन साहब 20 से ऊपर, वेट 5-6 किलो से ऊपर, सिजेरियन विजेरियन का झंझट ही खत्म है। बैग है, जिप खोली, बच्चा निकाल लो, ले जाओ घर पे अपना। अब कोई बोले मदरहुड का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा नहीं है। साइंस इज लुकिंग फॉरवर्ड, फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है फीमेल के पास टाइम नहीं हो सकता है रिलेशनशिप ही ऐसे हो जाएंगे कोई शादी करे ही नहीं, और फिर भी बच्चे चाहिए, ग्रोथ तो चाहिए ना, आगे पॉपुलेशन कैसे मेंटेन होगी? तो वो ठीक है, वो 3000 वाला, एक साथ 3000 बेबी एक ही जगह पे, एंड ऑल द बेबीज विल रिसीव आइडियल कंडीशंस, आइडियल फूड, किसी की बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सारे बच्चे वहीं पे पल रहे हैं। सबसे ज्यादा काम इस पे हो रहा है इजराइल में। उन लोगों ने जो गाय होती है ना उसका बछड़ा पूरा फर्स्ट डे से लेके फाइनल उसका जन्म होने तक उन्होंने बैग में तैयार किया है, कर लिया है उन्होंने। मंकी पे कर रहे हैं वो, ह्यूमन पे भी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। यू आर गेटिंग इट? अब उससे एक स्टेप आगे कौन से बेबी आ जाएंगे? डिजाइनर बेबी। तो डिजाइनर बेबी बनेगा ऑर्डर पे, और प्रिपेयर कहां होगा? ग्रोथ पोड में। अब बाद में पता नहीं कहां जाएगा, मंगल पे जाएगा, मार्स पे जाएगा, जुपिटर पे जाएगा, कहां जाएगा, नो वन नोज। तो दिस इज अ टेक्निक ऑफ व्हाट? जीन इंसर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एसएमए है वो डिजीज याद रखना तभी होगी जब हस्बैंड यानी कि मेल और वाइफ यानी कि फीमेल दोनों के पास वो जीन होगा डिफेक्टिव वाला। यू गेटिंग इट? पहले से तो ध्यान से सुनना, इसमें ऐसे भी लोग हैं, हम लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनमें आधा डिफेक्टिव है, दे आर कैरियर, जिनमें क्या है? आधा डिफेक्टिव है। ये दिक्कत बच्चे में कब होगी? आधे आधे डिफेक्टिव वाले 2 लोग शादी कर लेंगे तब होगी। और ये शादी, ऐसी शादी कब होती है ये भी सुनना, जब फैमिली में शादियां होती हैं। तो एसएमए डिजीज उन फैमिलीज में ज्यादा होगी जहां पे कजन मैरिज होती है। कजन मैरिज होती है ना बहुत जगह पे, नॉट ओनली मुस्लिम्स, साउथ इंडिया में चले जाओ वहां ब्राह्मण्स में भी होती है कजन मैरिज, बहुत कॉमन है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में तुमको मिल जाएगी कजन मैरिज। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, वहां पे कजन मैरिज कॉमन है। तो जहां पे कजन मैरिज होती है वहां पे इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर तुम सर्च करोगे नौसी एसएमए, genetics, see, carrier father and carrier mother,
दोनों जब शादी कर रहे हैं तब जाके चांसेस बनते हैं इसके बच्चे के। हाँ तो भी हो सकता है, तो सिर्फ कैरियर होंगे बच्चे, क्योंकि बच्चा 5th क्रोमोसोम जो है वो एक से नहीं लेके आएगा पूरा। तो इसमें क्या ये दिक्कत भी होती है कि जैसे कैरियर फादर कैरियर मदर है तो पता कैसे लगेगा, स्क्रीनिंग। इसीलिए बोल रहे हैं अब शादियां फ्यूचर में जो होंगी ना, शादी ऐसे नहीं है कि वो मेरे को अच्छा लगा उससे शादी कर लिया, वो मेरे को अच्छी लगी उससे शादी करी, नो, इट कैन बी डेंजरस। मल्टीपल स्क्रीनिंग होगी कि पहले ये पता करो कि इसको कोई वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं है। वर्चुअल ऑटिज्म इज व्हाट? ज्यादा मोबाइल फोन यूज जो लोग करते हैं वो लोगों को अगर मोबाइल नहीं मिले तो उनको पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं, उनको ऐसे एंग्जाइटी होने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑटिज्म। पता करो कि इसको कोई हेल्थ का ऐसा इश्यू तो नहीं है, फॉर एग्जांपल HIV है और कोई डिजीज, एसटीडीज। फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं जेनेटिक स्क्रीनिंग भी कराओ इसकी। तो वो जो कुंडलियां मिलाते हैं ना, या वो देखते हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं, फ्यूचर में बच्चे क्या देखेंगे? विद स्क्रीनिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग, कि भाई हमारे और आपके जीन मिलके अगर बच्चों में डिफेक्ट ला रहे हैं तो ऐसी शादी का क्या मतलब है? फ्यूचर आगे का देखना है कि हाँ, तो ऐसे नहीं, पहले क्या देखेंगे? जेनेटिक स्क्रीनिंग। तुम्हारी जेनेटिक स्क्रीनिंग होगी, मेरी जेनेटिक स्क्रीनिंग होगी, फिर दोनों को देख के कहे हाँ ठीक है, बेबी विल बी हेल्दी बेबी। इस चीज का भी फर्क पड़ेगा।